Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see a sample paper for half yearly examination of class 6 न्यू एनसीईआरटी ऑफ इंग्लिश पूर्वी. सो पूर्वी टेक्स्ट बुक का हम एक न्यू सैम्पल पेपर देखने वाले हैं. हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आपके आने वाले हैं सितंबर में, अभी इसी महीने में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे. इसका टाइम रहेगा 2.5 आवर्स का. ओके, और जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स रहेंगे 60 मार्क्स. तो चलिए, हो सकता है सभी स्कूल में अलग अलग मार्किंग स्कीम हो, लेकिन जो पेपर का फॉर्मेट रहेगा वो लगभग इसी तरीके का रहेगा. तो चलिए पेपर को सोल्व कर लेते हैं. इससे पहले और भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें सभी सैम्पल पेपर्स को ऐड कर दूंगी, बाकी के सब्जेक्ट्स के भी. सो प्लीज़ लेट मी नो कि कौन से सब्जेक्ट का पहले बनाना है और कब किसके क्या एग्जाम्स हैं. तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आगे मैं उसी हिसाब से पेपर बना पाऊँ. ओके, 6th क्लास के बच्चों ने मुझे चैप्टर्स बहुत कम बताए हैं, बाकी 7th क्लास के बच्चों ने बताए थे, तो उनके पेपर्स ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. तो आप लोग भी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोज़. इफ़ यू हैव पॉज प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो ये आपका यहाँ पे सैम्पल पेपर रहेगा. यहाँ पे टाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2.5 आवर्स रहेगा. मार्क्स टोटल 60 रहेंगे. जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं. द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस. 4 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर है और 4 ही आपको कंपलसरी करने हैं. ओके, सेकेंड जनरल इंस्ट्रक्शन ये था. थर्ड है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. हर क्वेश्चन के सामने मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, 18 मार्क्स. ओके, तो फर्स्ट है सेक्शन ए रहेगा आपका रीडिंग का. तो ये 8 मार्क्स का रहेगा. तो एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें आपको रीड करना है और इनके आंसर्स देने हैं फिर. ओके, इन क्वेश्चंस के. फिर यहाँ पे राइटिंग रहेगा. इसमें आपको एक मैसेज राइटिंग करना होगा, एक नोटिस राइटिंग करना होगा और एक स्टोरी राइटिंग करना होगा, और तीनों ही 4 मार्क्स के रहेंगे. नेक्स्ट है सेक्शन सी. यहाँ पे ये ग्रामर का रहेगा. इसमें 10 मार्क्स की ग्रामर रहेगी. यहाँ पर ये प्रेफिक्स और सफिक्स लगा के आपको इसको कंप्लीट करना है. फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में एपोस्ट्रॉफीज़ लगानी है आपको. फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताने हैं कि कौन से टाइप का सेंटेंसेस है. फिर यहाँ पर एडवर्ब्स लगाने हैं. ओके, इसमें जो भी अंडरलाइन करने हैं. सो एडवर्ब्स क्या होते हैं आपको इसके लिए पता होने चाहिए. लिटरेचर. फिर नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो सेक्शन नंबर डी आता है लिटरेचर्स का, यानी कि जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं MCQ टाइप के, है ना. हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है. तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे. फिर उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स. 20-30 वर्ड्स में इनके आंसर देने हैं आपको. और ये क्वेश्चंस जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे. ओके, 4 क्वेश्चंस हैं तो 2 मार्क्स के होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें आप देखते हो 3 क्वेश्चन है ना, और आगे है. और यहाँ पे जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं. यहाँ पे आपको आंसर्स की लेंथ थोड़ी बड़ी रखनी है. वर्ड लिमिट्स ज़्यादा हैं, थोड़ा बड़ा भी लिखना पड़ेगा. यहाँ पे एक पैसेज टाइप में लिखना है. ओके, 80 वर्ड्स ईच होने चाहिए क्योंकि 4 नंबर्स के क्वेश्चन है. ओके, चलिए हम सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है तो उसको रीड कर लेते हैं. Once there was a farmer who had a goose. goose बोलते हैं बत्तख को. Every day the goose laid a golden egg. ओके, ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी, मुर्गी वाली स्टोरी है कि वो सोने का अंडा देती थी रोज एक. द फार्मर सोल्ड द एग इन द मार्केट एंड सून बिकेम रिच, बट ग्रीड मेड हिम impatient. He thought that if he killed the goose, he would get all the golden eggs at once. Sadly, when he killed it, he found no eggs inside. तो यहाँ पे ये हमने पैसेज को रीड कर लिया है. तो ये वाली जो स्टोरी है ये मैंने अभी आपको बताई है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी है, जिसमें एक सोने का अंडा वो रोज़ देती थी. और धीरे धीरे जब एक सोने का अंडा उसको रोज़ मिलने लगता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, और फिर वो सोचता है कि मुझे एकदम से बहुत सारे अंडे चाहिए. उसके पेट में है तो उसके पेट में तो बहुत सारे अंडे हैं, डेली एक दे रही है, तो इससे अच्छा मैं एक साथ ही सारे ले लूँगा. तो वो क्या करता है, वो उसके पेट को चीर देता है, और जब उसके पेट को काट देता है तो वो एक अंडा भी मिलना बंद हो जाता है क्योंकि मुर्गी मर जाती है. तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लालच का फल जो होता है वो बुरा होता है. राइट नाउ इसी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं. जैसे पहला दिया हुआ है, व्हाट डिड द गूज गिव द फार्मर एवरी डे. गूज यानी बतख, मैंने बताया आपको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाई डिड द फार्मर किल द गूज. फार्मर ने गूज को क्यों मारा. व्हाट लेसन डज दिस स्टोरी टीच अस. ये स्टोरी हमें क्या लेसन बताती है. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज नॉट एबल टू वेट. इस पैसेज में कोई ऐसा वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है नॉट एबल टू वेट, जिस पे वेट ना किया जाता हो, जिसमें धैर्य ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे. राइट द अपोजिट ऑफ रिच फ्रॉम द पैसेज. पैसेज में कहीं पे रिच का अपोजिट दिया हुआ है, वो भी लिखना है. गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. पैसेज के लिए कोई सूटेबल टाइटल बताना है. ओके, तो चलिए यहाँ पे अब इसको स्टार्ट करते हैं. आंसर्स देख लेते हैं इनके सारे.
तो फर्स्ट क्वेश्चन था वो डिड द गूज गिव द फार्मर एवरी डे, गूज फार्मर को डेली क्या देती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा द गूज गिव द फार्मर अ गोल्डन एग एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द फार्मर किल द गूज, फार्मर ने गूज को क्यों मार दिया था। द फार्मर किल्ड द गूज, फार्मर ने गूज को मार दिया था बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस, क्योंकि उसे सभी गोल्डन एग्स एक ही बार में चाहिए थे। नेक्स्ट है व्हाट लेसन डज दिस स्टोरी टीच अस, इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है, तो इस स्टोरी हमें क्या बताती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और लालच करना बुरी वाला होती है। तो द स्टोरी टीचेज अस दैट ग्रीड लीड्स टू लॉस, हमें लालच की वजह से हानि होती है एंड वी शुड बी पेशेंट, और इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज नॉट एबल टू वेट, यहाँ पे आपको नॉट एबल टू वेट का मीनिंग बताना है। जो हम इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इम्पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखना और इम्पेशेंट का मतलब होता है कि धैर्य नहीं है, यानी कि आप वेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमें पैसेज में से ढूंढना था, तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पेशेंट। राइट द अपोजिट ऑफ रिच फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से रिच का अपोजिट लिखना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर पुअर। और फिर इसका टाइटल देना था गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, तो इसका सूटेबल टाइटल हम देंगे द ग्रीडी फार्मर, यानी कि लालची किसान। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे राइटिंग सेक्शन है 12 मार्क्स का, तो ये सब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको मैसेज लिखना है, आप अनिल हैं, आपका नाम क्या है, अनिल, योर फ्रेंड राहुल, और हमें राहुल को मैसेज लिखना है, कॉल्ड अप यू फॉर योर ब्रदर मोहित बट ही वॉज नॉट एट होम, राइट अ शॉर्ट मैसेज इज इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर ब्रदर। अब अपने भाई को मैसेज लिखना है हमें 50 वर्ड्स के लिमिट में। ओके, योर ब्रदर इज मोहित, ओके, एंड यू आर राहुल। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें क्या बताया हुआ है कि राहुल का कॉल आया था भाई के लिए, मोहित के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं था, तो इसके लिए आपको एक मैसेज लिखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमने मैसेज लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज, यहाँ पे डेट डालेंगे, और मोहित आपके भाई का नाम है और मोहित के लिए ही हम मैसेज लिख रहे हैं। तो हम लिखते हैं योर फ्रेंड राहुल कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट द क्रिकेट प्रैक्टिस हैज़ बीन शिफ्टेड टू 5 PM। जो भी मैसेज था हमारा वो हमने लिखा है यहाँ पे एट द स्कूल ग्राउंड, हम उसको बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए लेटर लिख रहे हैं कि राहुल का कॉल आया था और वो बता रहा था कि आपकी क्रिकेट प्रैक्टिस जो है वो स्कूल ग्राउंड में 5 बजे शिफ्ट हो गई है। ही आस्क्ड यू टू बी ऑन टाइम, वो आपको टाइम पे आने के लिए बोल रहा था। और आपका क्या नाम है, अनिल, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। ओके, अब इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नोटिस राइटिंग। एज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो स्कूल में जो ऑडिटोरियम होता है वहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन होने वाला है और उसके ऊपर आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए एक नोटिस लिखना है। तो कैसे नोटिस लिखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक बॉक्स बनता है, इसमें यहाँ पर आप अपने स्कूल का सेंटर नेम लिखेंगे। ओके, जैसे सनशाइन पब्लिक स्कूल दिल्ली, यहाँ पे आप नोटिस डालेंगे, फिर यहाँ पर सबसे पहले आप डेट लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखना है कि नोटिस का सब्जेक्ट क्या है, दैट इज स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ पे फिर नोटिस लिखेंगे 50 वर्ड्स में, अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 25 September at 10 AM. स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6th to 8th मे पार्टिसिपेट, फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे रवि, और रवि कौन है, रवि इज कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। ओके, एज दी, आपको कल्चरल सेक्रेटरी की जगह खुद को रख के फिर ये मैसेज लिखना है। ओके, तो कल्चरल सेक्रेटरी। और अगर आपको कोई यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, मतलब अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो फिर आप रवि को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पर स्टोरी राइटिंग लिखनी है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स, गिव अ सूटेबल टाइटल एंड मोरल। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी लिखनी है और उसमें एक मोरल और एक टाइटल भी देना है। ठीक है, मान लो यहाँ पर गिवन आउटलाइन है, जैसे दे दिया है आपको एक थर्स्टी क्रो के ऊपर लिखना है, तो इसके ऊपर आप क्या क्या चीज़ें ड्राफ्ट कर सकते हैं, और 100 वर्ड्स में एक स्टोरी भी लिखनी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं। सो द थर्स्टी क्रो, यानी प्यासा कौवा, जो आप सबने पढ़ी होगी, इसको आपको 80 वर्ड्स में लिखना था। सो वन हॉट डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, he flew here and there in search of water. At last he saw a pot with very little water at the bottom. The crow tried to drink it, but his beak could not reach. He thought for a while and then picked up some small stones. One by one he dropped them into the pot. Slowly the water rose up. The crow drank it happily and flew away.
तो इसमें हमने क्या है कि एक दिन बहुत गर्मी थी, एक कौवा बहुत प्यासा था, वो उड़कर पानी की तलाश में इधर उधर जा रहा था। अंत में उसको एक पॉट मिला और उसमें थोड़ा सा पानी था मटके के बिल्कुल नीचे। तो कौवे ने कोशिश की उसको पीने की, लेकिन जो उसकी चोंच थी वो वहाँ पे नहीं जा रही थी। तो फिर उसके बाद कौवे ने क्या किया, वहाँ से उसने आसपास से एक एक करके छोटे छोटे से कंकड़ उसने उठाने शुरू किए और मटके में उनको गिराने लगा। और स्लोली द वाटर रोज अप, धीरे धीरे पानी ऊपर आया और कौवे ने पानी पिया और उड़ गया, खुशी खुशी उड़ गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या है? तो मोरल भी लिखनी थी हमें, सबटाइटल भी लिखना था और यहाँ पे मोरल भी लिखनी थी। तो मोरल हमने क्या लिखी है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपकी इच्छा है कुछ करने की तो आपको रास्ता जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टोरी लिखनी थी, कोई भी टॉपिक वो आपको दे सकते हैं। ओके, नाउ सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी इज़ अबाउट ग्रामर। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं आंसर सभी के। तो पहले है, यहाँ पे आपको प्रीफिक्स या फिर सफिक्स ऐड करना है दिए हुए वर्ड्स में। ऐड सुटेबल प्रीफिक्स और सफिक्स टू दी वर्ड्स गिवन। जैसे हैप्पी का क्या होगा, कंफर्ट का क्या होगा, लीगल का क्या होगा और काइंड का क्या होगा। ओके, तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी। ओके, कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल, लीगल का इलीगल एंड काइंड का काइंडनेस। तो इस तरीके से आपको लगाने हैं। यहाँ पे हम एंटोनिम्स नहीं कर रहे हैं, कभी आप सोचे कि एंटोनिम्स कर रहे हैं, असल में प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगते हैं। यानी कि हैप्पी के आगे अगर हमने UN लगा दिया, अन इज़ अ प्रीफिक्स, तो ये अनहैप्पी बन जाएगा। कंफर्ट के आगे हमने ABLE एबल लगा दिया, तो ये सफिक्स है। सफिक्स होते हैं जो बाद में लगते हैं, है ना। तो इसमें हमने बाद में ABLE लगा दिया, तो कंफर्ट का कंफर्टेबल लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट है, राइट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का करेक्ट यूज़ करके आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, अपोस्ट्रॉफीज एस या यहाँ पे। तो चलिए पहला देखते हैं, दिस इज़ द बैग ऑफ माई ब्रदर। और सेकंड है, द बुक ऑफ द बॉयज़ आर ऑन द टेबल। तो इनके आंसर हम क्या करेंगे, फर्स्ट है दिस इज़ द बैग ऑफ माई ब्रदर, इसका हम कर देंगे दिस इज़ माई ब्रदर्स बैग। और नेक्स्ट है, द बुक ऑफ द बॉयज़ आर ऑन द टेबल, तो हम लिखेंगे द बॉयज़ बुक आर ऑन द टेबल। देखो, जब कोई ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, तो हम एक और एस तो नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। बॉयज़ के आगे एक और एस तो नहीं लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ एक अपोस्ट्रॉफी कोमा लगा देंगे यहाँ पे ऊपर की साइड, जैसे हमने बॉयज़ में यहाँ पे लगाया है। जबकि जो फर्स्ट वाला है, इसमें जो ब्रदर है वो सिंगुलर फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे ब्रदर के साथ। लेकिन यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते, तो केवल ऊपर की तरफ छोटी सी एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। ओके, नाउ यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताने हैं कि कौन सा सेंटेंसेस हैं इन दोनों में। ओके, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो फर्स्ट है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन दिस इज़। अब ये वाला साइन कौन से स्टेटमेंट में लगता है, यहाँ पे ये कौन सा साइन होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये जब जिस सेंटेंस में ये वाला साइन लग जाएगा तो वो वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नेक्स्ट है, प्लीज़ क्लोज दी डोर। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो चलिए देख लेते हैं। ये वाला जो होगा ये होगा इम्पेरेटिव, है ना। जब हम ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को कोई बात कहते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर अब हमें एडवर्ब बताने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स। द सोल्जर्स फॉट डैश, है ना, सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी। अब जैसे एडवर्ब क्या होता है, वर्ब होता है, यानी कि कोई काम, और जब उसकी कोई विशेषता बताई जाती है तो उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। किसी वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब बोलते हैं। जैसे सोल्जर्स ने लड़ाई करी, द सोल्जर्स फॉट, कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े होंगे, तो बहादुरी इस काम की विशेषता बता रहा है कि उन्होंने जो लड़ाई करी है वो बहादुरी से करी है। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ब्रेवली। सोल्जर्स कैसे लड़े, सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। और नेक्स्ट है, द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है। बेबी कैसे सो रहा है ना, वर्ब तो दे दिया स्लीपिंग, लेकिन इस स्लीपिंग की विशेषता क्या है, एडवर्ब क्या होगा, तो बेबी कैसे सो रहा है, क्वाइटली। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वाइटली। क्वाइटली मतलब शांति से सो रहा है बेबी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में अंडरलाइन करना है आपको एडवर्ब। एडवर्ब अभी आपको बताया, तो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। वर्ब यानी काम। तो फर्स्ट है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो ये तो वर्ब हो गया रन, और एडवर्ब क्या है, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्ट। और नेक्स्ट है, शी नेवर टेल्स लाइज, वह कभी झूठ नहीं बोलती है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेवर, कभी भी नहीं बोलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर डी लिटरेचर का रहेगा। यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, चलिए इन सब के आंसर्स भी देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट होगा, व्हाई डिड रामानाथा नॉट टेक केयर ऑफ हिज लैंड। रामानाथा जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, उसके बारे में है ये वाला क्वेश्चन। अपनी लैंड की देखभाल क्यों नहीं करता था रामानाथा। ही वॉज लेजी, ही वॉज लर्निंग अबाउट अ मैजिक पोशन, ही वॉज इल, और ही हैड नो इंटरेस्ट इन लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो एक मैजिक पोशन के बारे में जानकारी ले रहा था, तो ही वॉज लर्निंग अबाउट अ मैजिक पोशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु ट्राइड टू फ्लैटर द रेवन इन द रेवन एंड द फोक्स। जो सेकंड चैप्टर था आपका रेवन एंड द फोक्स वाला, उसमें रेवन को फ्लैटर करने की कोशिश कौन कर रहा था, लायन, फोक्स, क्रो एंड हंटर। तो सेकंड कैरेक्टर कौन था इस पोएम में, दैट वाज द फोक्स। नेक्स्ट है, इन रामा टू द रेस्क्यू हाउ डिड द कोतवाल केम टू द कपल्स हाउस। रामा टू द रेस्क्यू वाले चैप्टर में कोतवाल कपल के हाउस में कैसे आया। ही वॉज पासिंग बाय, he heard his name being called, he was searching for the thief, he was invited by the couple। तो वो कैसे आया था उनके घर में, वो तब आया था जब उसकी वाइफ रामा रामा बोल रही थी। तो he heard his name being called, सेकेंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पोएम अ फ्रेंड्स प्रेयर मेनली टॉक्स अबाउट। ए फ्रेंड्स प्रेयर जो आपकी पोएम है उसमें किस बारे में बात हो रही है, अ विश फॉर वेल्थ, अ विश फॉर ट्रू फ्रेंडशिप, अ विश फॉर विजडम, अ विश फॉर हेल्थ। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही थी, ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में। ओके क्योंकि पोएम ही फ्रेंड्स प्रेयर के बारे में है, तो अ विश फॉर ट्रू फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है, इन नीम बाबा द नीम ट्री वाज रिप्रेजेंटेड बिकॉज इट रिस्पेक्टेड बिकॉज इट। नीम बाबा चैप्टर में नीम बाबा बहुत रिस्पेक्टेड थे, क्यों थे, उनकी वजह बतानी है। क्योंकि वो गेव शेड, छाया देते थे, क्योर डिसीज, बीमारियां ठीक करते थे, गेव फ्रूट्स, फल मिलते थे, या फिर गेव वुड, लकड़ी मिलती थी उनसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योर्ड डिसीज, क्योंकि उनकी हेल्प से लोग अपनी बीमारियां ठीक कर लेते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स ईच। फर्स्ट है, व्हाट लेसन डज अ बोटल ऑफ ड्यू टीच अस। अ बोटल ऑफ ड्यू वाला जो चैप्टर था उससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या लेसन मिलता है। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है, द स्टोरी टीचेज अस दैट ट्रू वेल्थ लाइज नॉट इन मनी और रिचेज। स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो असली धन होता है वो पैसे में नहीं होता है, बट इन ऑनेस्टी, कंटेंटमेंट एंड द एबिलिटी टू वैल्यू सिंपल गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाउ डिड द फोक्स ट्रिक द रेवन इन द रेवन एंड द फोक्स। तो यहाँ पे फोक्स ने कैसे ट्रैक किया रेवन को कि वो अपनी चोंच खोले और उसके मुंह से खाना गिर जाए। तो यहाँ पे आंसर है, द फोक्स क्लेवरली प्रेज द रेवन्स वॉइस, फीलिंग प्राउड द रेवन ओपनड इट्स बीक टू सिंग एंड द चीज ही हेल्ड फेल डाउन विच द फोक्स क्विकली एट। ठीक है, तो उसने उसकी आवाज़ की तारीफ की और फीलिंग प्राउड करके उसने अपनी चोंच को खोल दिया गाने के लिए, और जैसे ही चीज़ का टुकड़ा नीचे गिरा फोक्स ने एकदम से उसको उठाकर खा लिया। नेक्स्ट है, वाई इज द फ्रेंडशिप इन द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड कंसिडर्ड अनयूजुअल। जो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड वाला चैप्टर था जिसमें हाथी और कुत्ते की दोस्ती के बारे में बताया हुआ था, वो अनयूजुअल क्यों है। इतने बड़े हाथी और एक छोटे से डॉग के बीच में जो फ्रेंडशिप होगी वो तो अनयूजुअल ही होगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर ये लिखेंगे हम, द फ्रेंडशिप बिटवीन अ माइटी एलिफेंट एंड अ स्मॉल डॉग इज अनयूजुअल बिकॉज, क्योंकि दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन साइज, वो एक दूसरे से साइज में भी डिफरेंट थे पूरी तरह से, एंड नेचर, और उनका नेचर भी अलग अलग था। येट दे शेयर्ड फूड, प्लेड एंड केयर्ड फॉर ईच अदर। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ फूड शेयर करते थे, खेलते थे और एक दूसरे की केयर करते थे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ इज़ द नीम ट्री डिस्क्राइब्ड इन नीम बाबा। नीम बाबा चैप्टर में नीम ट्री को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका आंसर है, द नीम ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटेक्टर एंड हीलर। It gives shade, purifies the air and provides medicinal benefits through its leaves, bark and seeds। ठीक है, now नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स इज 3/3 इज इक्वल टू 9 मार्क्स। ओके, 3 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट है, हाउ डिड द कोतवाल ड्रामा फाइनली सेव द कपल फ्रॉम द थीफ इन ड्रामा टू द रेस्क्यू। कोतवाल ने कपल को चोरों से कैसे बचाया। तो द कोतवाल एंटर्ड द कपल्स हाउस व्हेन ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड रिपीटेडली। कोतवाल उनके घर में कब गया था, जब उसकी वाइफ रिपीटेडली रामा 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 ऐसे बुला रही थी। ऑन सीइंग द थीफ हाइडिंग देयर ही इमीडिएटली कॉट हिम, और जैसे ही उसने वहाँ पे चोर को छिपे हुए पाया उसने उसको एकदम से पकड़ लिया, एंड सेव द कपल फ्रॉम बीइंग रोब्ड, और कपल को लूटे जाने से बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम अ फ्रेंड्स प्रेयर टेल अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड। अ फ्रेंड प्रेयर में कौन कौन सी क्वालिटीज बताई गई हैं फ्रेंड की। तो द पोएम हाईलाइट्स क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू फ्रेंड सच एज
kindness, honesty, faithfulness, and caring nature. A good friend wishes well for others, stands by them in difficulties, and prays for their happiness and success selflessly. Okay, तो ये सभी की सभी क्वालिटीज हैं. Then now next. Do you think the magic chair test was good? Why do you think so? तो आपने जो मैजिक चेयर वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या जो वो टेस्ट हुआ था जो बच्चे ने किया था क्या वो सही है? ऐसा आपको क्यों लगता है? अगर सही है तो इसका आंसर बताना है आपको. तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. येस, द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड बिकॉज इट रिवील्ड द ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन. क्योंकि इससे किसी भी इंसान का ट्रू नेचर पता चलता है. दोज हु वर डिसऑनेस्ट कुड नॉट सिट ऑन इट, व्हाइल ओनली ट्रुथफुल एंड सिंसियर पीपल कुड. ठीक है, तो जो डिसऑनेस्ट पीपल होते हैं वो उस पर नहीं बैठ पाएंगे, जबकि जो ट्रूथफुल पीपल हैं, सिंसियर पीपल हैं, वो उस पर बैठ पाएंगे. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स ईच. ओके, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको 80 वर्ड्स में देने हैं, बिल्कुल पैसेज की तरह. ओके, तो फर्स्ट है इन दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स व्हाट डू वी लर्न अबाउट काइंडनेस एंड ट्रस्ट फ्रॉम द फ्रेंडशिप डिस्क्राइब्ड. तो क्या हमने सीखा था इस कहानी में, जो हाथी और कुत्ते वाली थी कहानी, उसमें हमने क्या सीखा था ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में. तो उसका आंसर देख लेते हैं. आपको इसका आंसर थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि ये 4 मार्क्स का है. ओके, तो इसका आंसर है द स्टोरी शोज दैट द काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन ओवरकम डिफरेंसेस. अगर दया की भावना और ट्रस्ट है तो हम इससे किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं. एलिफेंट एंड द डॉग वर वेरी डिफरेंट इन साइज, स्ट्रेंथ, येट दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स. They shared food, played together, and cared for each other. Their bond teaches us that true friendship is built on love, kindness, and trust, not on appearance or power. आपके पास कितनी पावर है, आप कैसे दिखते हैं, इन चीज़ों पे अच्छी जो फ्रेंडशिप होती है ना वो डिपेंड नहीं करती है, बल्कि आप उसमें कितना प्यार दिखा रहे हैं, कितनी दया की भावना रखते हैं, एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते हैं, ये मैटर करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट. इन नीम बाबा हाउ डज द स्टोरी शो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन ह्यूमन लाइफ. नीम बाबा वाले चैप्टर में जो ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइफ में, इंसानों के लिए ट्रीज़ कितने इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बताया गया है. तो इसका आंसर आपको देना है. तो आंसर हो जाएगा नीम बाबा शोज दैट ट्रीज आर प्रोटेक्टर्स ऑफ लाइफ. इस पोएम में नीम बाबा के थ्रू दिखाया गया है कि जो ट्रीज होते हैं वो हमारी लाइफ के प्रोटेक्टर्स होते हैं. द नीम ट्री गिव्स शेड, cleanses the air, and provides medicine to cure for many diseases. It is respected like a guardian because it supports health and well-being. The story reminds us that trees are essential for survival and we must value and protect them as true friends as humans. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नीम ट्री जो है वो लाइफ का प्रोटेक्टर होता है, इसमें हमें छाया मिलती है, एयर साफ़ करता है, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है, बीमारियों से लड़ने में, क्योर करने में हेल्प करता है, और ये गार्जियन की तरह ही हेल्प करता है जो हमारी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और वेलबींग को भी सपोर्ट करते हैं. और ये स्टोरी हमें रिमाइंड कराती है कि ट्री जो है वो असेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए और हमें इनकी वैल्यू करनी चाहिए और इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि कोई एक सच्चे दोस्त को प्रोटेक्ट करता है. सो विद दिस वी आर फाइनली डन विद द सैम्पल पेपर. बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी के सब्जेक्ट्स के भी मैं जल्दी ही पेपर अपलोड कर दूंगी. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग द वीडियोज़. इफ़ यू डूइंग सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू सो मच.